Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BAMS third year Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद. In this session, we will talking about food poisoning. जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले सेशन में आहार विष एवं आहार विषाक्तता के संदर्भ में बात की थी। उस क्रम में हम आयुर्वेद में इनकम्पैटिबल फूड या विरुद्ध आहार विहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अभी मात्रा विरुद्ध से प्रारंभ करेंगे। भोजन की मात्रा का निर्धारण प्राणी के अग्नि बल और आहार द्रव्यों के स्वरूप दोनों की अपेक्षा रखता है। इन दोनों की अवहेलना करके किया हुआ भोजन मात्रा विरुद्ध कहलाता है। वृद्ध भागवत के अनुसार अगर भोजन करने के बाद आहार से आमाशय का पीड़ित न होना, हृदय पर भार या दबाव न अनुभव करना, पार्श्व का बाहर को न निकलना, उदर का भारी न होना, चक्षु आदि इंद्रियों का पुष्ट होना, भूख और प्यास की शांति या संतुष्टि, खड़े होने, बैठने, लेटने, चलने, सांस लेने, बोलने और बातचीत करने में सुख का अनुभव होना, सायंकाल के भोजन का प्रातःकाल तक और प्रातःकालीन भोजन का सायंकाल तक सुखपूर्वक पच जाना, बल, वर्ण और पुष्टि का होना, ये आहार की उचित मात्रा के लक्षण हैं। भोजन की हीनता और भोजन की अधिकता दोनों ही अमात्रा या मात्रा विरुद्ध है। भोजन की हीन मात्रा से जो दोष उत्पन्न होते हैं वो इस प्रकार है। हीन मात्रा में भोजन बल, वर्ण, पुष्टि, मन, बुद्धि और इंद्रियों का नाश करता है, विबंध करता है, अवृश्य है, अनायुष्य है, ओज को नहीं उत्पन्न करता, त्वक आदि 8 सारों को नष्ट करता है, दारिद्र्य उत्पन्न करता है और 80 प्रकार के वात रोगों का उत्पादक होता है। अतिमात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपनम आहु, अर्थात भोजन की अति मात्रा सभी रोगों को प्रकोपित करने वाली है। इससे अल्सर और विसूचिका जैसे भयंकर रोगों की उत्पत्ति होती है। आगे उन्होंने कहा है, विरुद्धाध्यासनम अजीर्णशीलिनम पुनराम दोषम आम्य विषम आमंति विष सदृश्य लिंगत्वा तत्परम असाध्यनाम आशुकारित्या विरुद्धो उपक्रम वाच। अष्टांग संग्रह सूत्र के अनुसार विरुद्ध भोजन करने वाले, अध्यशन करने वाले अर्थात पूर्व के भोजन का जीर्ण हुए बिना ऊपर से पुनः भोजन कर लेने वाले तथा अजीर्ण में भोजन कर लेने वाले के स्वभाव के व्यक्तियों में आम दोष को आम विष के समान माना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण विष के समान होते हैं। शीघ्र मारक और चिकित्सा में भी विरुद्ध होने के कारण यह आम दोष अत्यंत असाध्य माना जाता है। अग्नि के मंद होने से आहार के जिस भाग का परिपाक नहीं हो पाता उसे आम कहते हैं। आम विष के स्वभाव वाला होता है, इसीलिए इसे आम विष भी कहते हैं। इसे पचाने के लिए उष्ण उपचार की आवश्यकता है और उष्ण उपचार विष चिकित्सा में वर्जित है। विष की चिकित्सा में शीतोपचार करना चाहिए, किंतु शीतोपचार से आम दोष का पाचन नहीं होता, इसीलिए इसे परम असाध्य कहा गया है। इस संदर्भ में आगे अष्टांग संग्रह सूत्र ने कहा है, गुरु रुक्ष शुष्क शीत विष्टम्बी विदाय अशुचि विरुद्ध अत्य अम्बुपान द्रवम अकाले काले व काम क्रोध लोभ ईर्ष्या शोकोदुके भयमृदुक्ष पत्तिन या यद अन्नपानम उपयुज्यते तदप्यापमेव प्रदुष्यति। साथ ही गुरु रुक्ष शुष्क शीत दूषित विष्टम्ब विदाही
अपवित्र विरुद्ध भोजन से, अति द्रव पदार्थ या जलपान से, अकाल में भोजन करने से अथवा समय पर भी भोजन करते हुए काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, उद्वेग, भय अथवा अत्यधिक भूख से पीड़ित होने पर भी एक बारगी भोजन करने से वह भी आम दोष को दूषित करता है। स्वभाव विरुद्ध, अब जो विरुद्ध आहार विहार के क्रम में अब हम बात करेंगे स्वभाव विरुद्ध। कुछ आहार द्रव्य स्वभाव से ही गुरु एवं दुष्पाच्य होते हैं, यथा मलाई, रबड़ी आदि दूध के विकार, गुड़, राब आदि इक्षु के विकार, बेसन के बने हुए तले हुए पदार्थ, व्रीहि धान, उड़द, कटहल, सुअर का मांस आदि, इनके अधिक मात्रा में सेवन करने से भी अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। कुछ खाद्यान्न तथा जलीय जंतु भी स्वभावतः न्यूनाधिक मात्रा में विष से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए वनस्पतियों में खेसारी, खुम्ब, कोदो, मक्का, लाल मिर्च, जिमीकंद, कड़वे बादाम, स्वर्णशीरी या सत्यानाशी आदि, तथा जल जंतुओं में कवक मत्स्य या शेल फिश, कवक मत्स्यों में भी विशेष रूप से शंख मीन या मुसैल सर्वाधिक विषैला होता है। कुछ मछलियां और सीपियां भी जहरीली होती हैं। इनको असंस्कारित रूप में या अति मात्रा में सेवन करने से विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब जो 18 प्रकार के हमने विरुद्ध आहार विहार का वर्णन किया है, इनसे उत्पन्न आम विष की चिकित्सा किस प्रकार की जाएगी या उनके उपचार की प्रक्रिया क्या होगी, वो इस प्रकार है। साध्य आम दोष में गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसे रोगी को पिलाकर सद्य वमन कराने की कोशिश करेंगे। यदि दोषों के अतिलीन होने के कारण वमन उत्पत्ति न हो तो पिप्पली और नागदंती का चूर्ण लवण मिश्रित गर्म जल से पिलाएं। दूसरा उपाय, पिप्पली और सरसों के कल को मदन फल के कषाय में घोलकर दें, अथवा दंती और पिप्पली के चूर्ण को अथवा कड़वी तोरई के रस को गर्म जल और नमक के साथ मिलाकर दें, अथवा रोगी की अवस्था का विचार कर कोई अन्य तीव्र वामक योग दे सकते हैं। वमन के उपरांत स्वेदन तथा स्वेदन के उपरांत वर्ती प्रणिधान या सपोजिटरी द्वारा मल शुद्धि कराएं। शरीर के भली प्रकार शुद्ध हो जाने पर आम दोष जनित उपद्रव शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद दीपन पाचन अथवा अन्य जो लक्षण शेष रह गए हो, यथा तृष्णा, शूल, आध्वान, मलमूत्र में अवरोध, अंगों में संकोच आदि, उनका यथोचित लाक्षणिक उपचार करना चाहिए। अब जो पॉइजनिंग, मेटेलिक कंटेमिनेशन या धातु संदूषण से उत्पन्न हुई है, उसकी विषाक्तता के बारे में हम चर्चा करेंगे। धातु संदूषण या मेटेलिक कंटेमिनेशन आज के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। तांबे, कांसे, पीतल या एल्युमिनियम के बर्तनों को खाना पकाने या खाद्य पदार्थों को रखने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। बर्तनों पर कलई करने में रांगे के साथ साथ सीसा का भी प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने के लिए उपयोग लाए जाने वाले डब्बे टिन के बनाए जाते हैं।
इनके अंदर की पॉलिश, धातुज पैक, ड्रॉप्स, टॉफी, मिठाई के वेस्टर्न आदि सभी में धातु का योग रहता है। खाद्य पदार्थों में डाले जाने वाले रंग, उनके प्रिजर्वेटिव्स, कीटनाशक, फलों को पकाने, पेयों को अम्ल बनाने या चीनी को साफ करने में भी कुछ मेटालिक केमिकलों का उपयोग किया जाता है। आसव, सुरा, लैमिनेट तथा अन्य अनेक विलायक तरलों को जिन टैंकों में या जिन पात्रों में भंडारित किया जाता है या जिन नलों में रखा जाता है, उसमें लेड या सीसा की फिटिंग लगी रहती है। बर्तनों को साफ करने वाले पाउडरों में प्राय रसायनों का योग होता है। अतः इन सभी परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी न बरतने, रख रखाव के नियमों का यथोचित पालन न करने, खाद्य या पेय पदार्थों के समय से अधिक उनके संपर्क में रहने से मेटालिक कंटामिनेशन की घटनाएं बहुत होती रहती हैं। इन कंटामिनेटेड वस्तुओं का सेवन करने से लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण उत्पन्न हो जाना एक सामान्य बात है। यह होता है कि विषाक्तता बहुत खतरनाक लेवल पर नहीं होती है, इसीलिए इनसे फिर भी बचना चाहिए। अब बात करेंगे हम फूड एलर्जी की। कुछ लोग आहार द्रव्यों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वे उन्हें लेश मात्र भी सहन नहीं कर पाते। उन द्रव्यों के संपर्क में आते ही अथवा उनका सेवन करते ही उनमें तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगती है। फलस्वरूप उनमें मिचली, वमन, अतिसार, संधिशोथ, अस्थायी संधि वेदना तथा शीत पित्त या अर्टिकेरिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कुछ में इसके बाद गल ग्रंथि शोथ और अस्थमा के अटैक भी आने लगते हैं। इसी को फूड एलर्जी कहते हैं और जो पदार्थ की एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। आयुर्वेद में ऐसे द्रव्यों को असाध्य और असाध्य द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न विकार को असाध्यता कहा जाता है। इस प्रकार के आहार द्रव्यों के निर्धारण में व्यक्तित्व कारक विशेष महत्व रखते हैं। इनमें अंडे, घोंगे, केकड़े, टमाटर, रास्पबेरी, वनस्पति घी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका निदान या डायग्नोस एलर्जिक टेस्टों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। फूड एलर्जी की चिकित्सा में निदान, परिवर्जन और एंटी एलर्जिक औषधियों का सेवन प्रमुख है। इस प्रकार आहार विष एवं आहार विषाक्तता के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार विहार आम विष का कारण बनते हैं। वो शरीर में जाकर कैसे पॉइजनिंग करते हैं, उनकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए, इस बारे में बात की। प्लस हमने धात्विय विष, मेटालिक कंटामिनेशन, उनके बॉडी में साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उनका ज्यादा प्रयोग शरीर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एवं इसके आगे हमने फूड एलर्जी के बारे में बात की। इस प्रकार हमने आहार विष के बारे में एवं आहार विषाक्तता के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। अगले सेशन में हम बोटुलिज्म या जीवाणु विषाक्तता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।